नमस्कार। मैं विजयपाल सिंह परिहार पॉलिटी के एक और पॉलिटी के एक और अंक के साथ मैं आपके सामने आज हूँ। तो पॉलिटी का या कहना चाहिए करंट अफेयर्स का एक ऐसा मुद्दा जो आपको समझने की आवश्यकता होती है यदि आप अपनी सरकार की कार्यविधि को समझना चाहते हैं, यदि विधायिका की कार्यविधि को समझना चाहते हैं, तो वैसा एक मुद्दा लेकर आपके सामने आज आया हूँ मैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि उस मुद्दे के माध्यम से आपको विधायिका किस तरह से काम करती है, या विधायिका जिसे संसद कहा जाता है किस माध्यम से काम करती है, मैं उसके बारे में कुछ जानकारी आपको दे सकूं। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर। क्या है, संसद कैसे निर्णय लेती है, कैसे निर्णय लेती है। कई बार हमारे सामने प्रश्न सामने होता है, संसद ने निर्णय लिया था, संसद ने निर्णय लिया है, तो संसद निर्णय कैसे लेती, तो संसद निर्णय कैसे लेती है, इस बारे में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है? संसद कौन है, तो संसद विधायिका। सामान्य शब्द क्या है, विधायिका। विधायिका मतलब क्या होता है, सरकार का कानून बनाने वाला अंग, कानून बनाने वाला अंग विधायिका कहलाता है। जब शब्द विधायिका उपयोग किया जाए या शब्द संसद उपयोग किया जाए, एक ही बात है। हमारे यहाँ केंद्र सरकार में, जब केंद्र सरकार में बात की जाती है तो विधायिका का नाम क्या है, संसद है। यदि हम केंद्र सरकार में बात करते हैं तो, और अगर राज्य सरकार में बात करें कि राज्य सरकार में विधायिका का नाम क्या है, तो विधान मंडल, विधान मंडल है। ठीक है, तो राज्य में विधान मंडल निर्णय लेता है और यहाँ संसद निर्णय लेता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं सर विधान मंडल ने विधानसभा, क्योंकि वो उतना ही जानते हैं। तो एक्चुअली क्या है, विधान मंडल के दो सदन होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, विधान सभा कहते हैं, और एक को विधान परिषद कहते हैं, विधान परिषद। तो यहाँ पर क्या है, केवल 6 ही राज्यों में ये वाला अंग है, बाकी सब राज्यों में ये वाला केवल अंग है विधानसभा। तो लोग विधानमंडल शब्द को न जान के केवल विधानसभा शब्द के बारे में जानते हैं। तो वो कहते हैं राज्य में विधायिका क्या है, विधानसभा है। विधानसभा नहीं, विधानमंडल है। विधानमंडल के दो सदन होते हैं। अब सभी राज्यों में चूंकि दो सदन नहीं होते, अच्छा वो क्यों नहीं होते, क्या नहीं होते, उसकी बाद में चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ बस इतना समझिए क्या होता है कि हमारे केवल 6 राज्यों में ये है। 28 राज्य हैं, लेकिन 28 राज्यों में केवल 6 राज्य में हमारे पास क्या है, ये दोनों हैं। अदर ये दोनों हैं, यानी क्या है, विधान परिषद भी साथ में है। अदरवाइज बाकी राज्यों में, यानी 22 राज्यों में क्या है, केवल विधानसभा है। तो हम कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ से विधानसभा और विधानमंडल के शब्द से। और यहाँ संसद, जैसा कि आप जानते हैं, संसद में दो सदन होते हैं। संसद के दो सदन कौन से हैं, एक को कहते हैं लोकसभा, एक को कहते हैं राज्यसभा। ठीक है, तो यहाँ पर विधायिका से क्या तात्पर्य है, जब शब्द विधायिका कहा जाता है, इसका मतलब क्या है, कानून बनाने वाला अंग, सरकार का कानून बनाने वाला अंग। यानी संसद क्या करती है, कानून बनाती है। विधानमंडल क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। ये दो सदन मिलकर कानून बनाते हैं या एक सदन कानून बनाता है। तो इनका काम जो होता है वो क्या होता है, कानून बनाना। तो कानून बनाने का निर्णय ये कैसे लेते, कानून बनाने का निर्णय कैसे लेते हैं, मुद्दा ये है। तो मेरे ख्याल से ये समझ गए हैं कि मुद्दा क्या है। आपके दिमाग आपके क्या है, आपको सुनाई देता है संसद ने निर्णय लिया है, ये फलाने कानून का निर्णय संसद ने लिया है, यानी फलाना कानून संसद ने बनाया है। तो चूंकि संसद का काम ही कानून बनाना है, या विधानमंडल का काम ही कानून बनाना है, तो कानून बनाने के लिए वो निर्णय कैसे लेते हैं कि ये कानून अब आगे से रहेगा और ये कानून समाप्त होगा, वो निर्णय लिया कैसे जाता है, मूल मुद्दा ये है। तो इसे समझना है। तो मेरे ख्याल से पहले टॉपिक की समझ हो गई होगी कि टॉपिक क्या है जिस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब चलते हैं हम कि यहां पर समझिए कि ये निर्णय कैसे होता है, बहुमत से होता है, बहुमत से होता है।
कानून बनाने का निर्णय कैसे होता है, तो एक लाइन में अगर जवाब देना है तो क्या होता है, बहुमत से होता है। बहुमत क्या है, बहुमत क्या है, अब ये बात जाननी पड़ेगी। चलिए तो देखते हैं हम लोग और वीडियो को शुरुआत करते हैं। मुख्य तौर पर निर्णय कैसे होता है, तो मैंने कहा बहुमत से होता है। बहुमत क्या है, यहां पर हम लोग बहुमत की चर्चा करेंगे। अब बात होती है कि संविधान में तमाम सारी जगह तमाम सारी तरह के बहुमत की चर्चा की गई है, ठीक है। तो उनके अनुच्छेदों में नहीं जाके हम समझने की कोशिश केवल करेंगे जो हमारे लिए काम का होता है, मुख्य तौर पे समझने का होता है कि बहुमत के कितने प्रकार का प्रयोग हम सामान्य तौर पर करते हैं। तो हम बहुमत के 3 प्रकार यानी निर्णय 3 प्रकार से लिए जाते हैं संसद के द्वारा। और ये 3 प्रकार के निर्णय जब आप जान जाएंगे तो संसद लेती तो और तरह से निर्णय है, ठीक है। विधायिका और कई तरह से निर्णय लेती है, तो उन निर्णयों के बारे में भी आपको जानकारी हो जाएगी। लेकिन मुख्य तौर पर अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को समझना है, तो आपको 3 प्रकार के बहुमत समझने अनिवार्य है। 3 प्रकार का बहुमत अगर आप समझ गए तो बाकी की कहानी आप कभी भी समझ जाएंगे कि बहुमत पे थोड़ी सी उलटफेर कहाँ होता है, जिसके माध्यम से अन्य प्रकार की चीजें होती हैं। तो हमको क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स व्यवस्था में नहीं आना है, हमको मिनिमम 3 प्रकार के उसके बहुमत समझ लेने हैं। तो बहुमत ये 3 प्रकार के समझ लेंगे तो आपका सामान्य तरीके से जो समझ है वो हो जाएगी। और उसके अलावा आपको चाहिए नहीं, आपको जानकारी जो और चाहिए वो अपने आप ही आप सेल्स निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर हम पूरा कॉम्प्लेक्स जितने तरीके से हैं वो सब तरीके बताने लगेंगे, कई बार आप उलझ जाते। तो मेरा मकसद क्या है, आपको सुलझाना ना कि उलझाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम 3 प्रकार के 3 मुख्य प्रकारों की चर्चा करेंगे। एक को कहते हैं सामान्य या साधारण बहुमत, एक को कहते हैं पूर्ण या प्रभावी बहुमत, और एक को कहते हैं विशेष बहुमत। बस ये 3। तो बहुमत के कितने प्रकार, केवल ये 3 प्रकार पढ़ के हम समझ जाएंगे कि हम मतलब हमारी विधायिका किस तरह से कानून बनाने संबंधी निर्णय लेती है, या जो भी निर्णय और लेने होते हैं वो किस तरह से लेती है। वो निर्णय लेने की व्यवस्था जो है वो इस तरह से होती है, ठीक है। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले सामान्य या साधारण बहुमत की बात करते हैं, फिर पूर्ण प्रभावी बहुमत की, और फिर विशेष बहुमत की बात करते हैं। पहला लेते हैं हम लोग सामान्य या साधारण बहुमत। सामान्य या साधारण बहुमत, देखें तो यहां सामान्य या साधारण बहुमत क्या है। तो यहां पर इस चीज को समझने के लिए समझते हैं साधारण बहुमत। तो यहां उपस्थित एवं मत देने वाले का, उपस्थित एवं मत देने वाले का आधे से एक अधिक, ये फार्मूला है। उपस्थित एवं मत देने वाले का आधे से एक अधिक। अब बात होती है इस फार्मूले का क्या अर्थ है। तो हम संसद के उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। संसद, संसद में हमारे पास क्या है, 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। इसमें 543 सदस्य हैं, वर्तमान में 543 सदस्य हैं, ठीक है। इसमें 245 सदस्य जो चुनकर आते हैं, और ये 543 सदस्य जो चुनकर आते हैं। बाकी और बात नहीं करेंगे कि इसमें कितने सदस्य हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उन बातों की चर्चा बाद में। अभी केवल ये समझिए कि जो चुन के यहां आते हैं वो 543 सदस्य हैं, जो चुन के यहां आ गए 245 सदस्य, ठीक है।
तो अब बात होती है कि जब ये निर्णय लेती है तब कैसे लेती है, जब ये निर्णय लेती है तब कैसे लेती है। तो जैसे ये निर्णय लेगी, ये फार्मूला इस पर भी वैसे ही लागू होगा, इस पर भी वैसे ही लागू होगा। एक का उदाहरण लेके पहले बात करते हैं, फिर चाहे तो आप दूसरे का भी उदाहरण ले सकते हैं। तो एक हम लोकसभा का उदाहरण लेके पहले बात करेंगे। ठीक है, तो लोकसभा में हमारे पास 543 सदस्य हैं। ठीक है, टोटल कुल सदस्यों की संख्या 543 है। अब लिखा है यहां पर देखो, उपस्थित एवं मत देने वाले। सबसे पहले 543 का 543 लोग हर दिन उपस्थित नहीं होते, हर दिन उपस्थित नहीं होते हैं। तो यहां पर मान लीजिए लोकसभा की बात हम कर रहे हैं। लोकसभा, लोकसभा में कुल संख्या कितनी है, 543 हमने कहा। लेकिन मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डे, जिस दिन हमको आवश्यकता है कानून बनाने की, उस दिन मान लीजिए कि 503 लोग उपस्थित हुए। तो 503 लोग उपस्थित हो, 40 लोग उपस्थित नहीं हुए तो उनको छोड़ दो। फिर क्या है, मत देने वाले, मत देने के लिए कितने लोग तैयार हैं। तो 3 लोग कहते हैं कि नहीं जी हम मत नहीं देंगे, इस मामले में हम कोई मत नहीं देंगे। तो 500 लोग कहते हैं हम मत देंगे। तो ये 500 की संख्या से ही इसकी काउंटिंग होगी। क्योंकि 500 लोग तैयार हुए तो हम ये मानेंगे आज 500 लोगों से ही ये डिसीजन लिया जाएगा। जो लोग उपस्थित नहीं हुए हैं कोई बात नहीं, जो लोग इसमें भाग नहीं लेना सकते, भाग नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं। ठीक है, तो उपस्थित ना हो, भाग ना लेना चाहे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। तो अब यहां पर क्या करते हैं, जितने लोग उपस्थित होकर मत देने के लिए राजी हुए हैं वो है 500 लोग। तो हम 500 लोगों को इस फार्मूले में रखेंगे। ये तो ऐसे निकाल लीजिए, इस फार्मूले में रखते हैं। हाँ, तो फार्मूले में रखें 500 बटे 2 प्लस 1, क्या हुआ 251। 251 लोगों में ये डिसीजन हो जाएगा, 251 लोगों में निर्णय हो जाएगा। जो भी निर्णय, कानून बनाने का निर्णय या जो भी निर्णय आप ले रहे हैं, वो निर्णय ऐसे हो जाएगा। 251 लोग अगर हाँ में जवाब देते हैं देन, या 251 लोगों से ज्यादा, मतलब मिनिमम 251 लोग या इससे ज्यादा जब भी ये कहते हैं कि हाँ जी ये डन, तो डन। ठीक है, तो आप समझिए क्या है, संसद 99% कार्य, 99% काम इसी साधारण बहुमत से करती है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य, सरकार के निर्माण का कार्य भी इसी साधारण बहुमत से होता है। यानी जितने लोग वोट देने के लिए तैयार हैं उतने लोगों का आधे से एक अधिक लगा के और निकाला जाता है। यानी जो लोग नहीं आए, तो कई बार मान लीजिए कि सरकार बनाने के लिए पर्याप्त तो बहुमत नहीं भी होता है किसी पार्टी के पास, तो क्या करती है वो, किसी पार्टी से या कुछ लोगों से समझौता कर लेती, कैसा है आना ही नहीं है आप आइए नहीं तो क्या होगा, कम लोगों की आवश्यकता यहां होगी, कम लोग, जितने लोग आएंगे और वोट देंगे उन्हीं का आधे से एक अधिक, उसमें अगर हमारा बहुमत हो गया तो बहुमत हो गया। ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो यहां पर क्या है कि ये मैक्सिमम कानून बनाने के लिए और मैक्सिमम चीजों के लिए निर्णय लेने के लिए यही होता है सामान्य या साधारण बहुमत। इसलिए क्योंकि ये साधारण बहुमत सामान्य तौर पे सभी तरह के काम करता है, इसलिए इसे कार्यकारी बहुमत भी कहते हैं, कार्यकारी बहुमत, क्योंकि ये मैक्सिमम काम कर देता है। अच्छा, अगर इसी की जगह मान लीजिए ऐसा हो जाए, जैसे ये उदाहरण में हमने लिया कि 543 लोग हैं, 503 आए, 503 की जगह अगर हम कह दें कि नहीं जी 450 ही आए तब, और 50 लोगों ने कार्रवाई में भाग लेने से मना कर दिया, केवल 400 लोग भाग ले रहे हैं तब ये फार्मूला कितने पर लगेगा, 400 पर। 400 बटे 2 प्लस 1 यानी 201, तो कानून 201 में भी बन जाएगा।
तो अब बोलते हैं मान लीजिए 450 ना उपस्थित होके और कम उपस्थित हो जाए, 100 लोग उपस्थित हो जाए, फिर क्या होगा? हो जाने दो। अगर उसमें से 20 लोग कहते हैं कि जी हम तो नहीं पार्टिसिपेट करते, केवल 80 लोग हैं, तो क्या 80/2+1? ऐसे ही होता है। मतलब इस काम में ये परवाह ही नहीं की जाती कितने लोगों को आना है, आइए, जितने लोग आ जाते हैं पार्टिसिपेट करते हैं उतने लोगों से मिलकर हम निर्णय ले लेंगे। लेकिन बात होती है कि भाई कोई मिनिमम संख्या डिसाइड होनी चाहिए, मिनिमम संख्या, जिसके नीचे यदि सदस्य आते हैं तब कोई निर्णय न लिया जाए, क्योंकि वैसा लिया गया निर्णय अवैध हो जाएगा। तो ये अधिकार क्या है, अध्यक्ष को दे दिया गया है कि आप देखिए कि यदि 1/10 टोटल संख्या का 1/10, कितना टोटल संख्या है 543 का 1/10 कीजिए, 543 का 1/10 कीजिए तो क्या आएगा, 54.3। अब 0.3 का तो आदमी को गिनना है, इसलिए 0.3, अगर 0.5 होता तो हम 55 गिन लेते, 0.3 है यानी 5 से कम है, इसलिए हम पीछे वाली संख्या गिन लेते हैं, 54 मान लेते हैं। कम से कम 54 लोग अगर पार्टिसिपेट करने को तैयार हैं, आने के बाद भाग लेने को तैयार हैं, तब तो सदन को कहा जाता है कि हाँ जी निर्णय लीजिए, सब वैध है। ठीक है। लेकिन अगर इससे भी कम लेने को तैयार हैं, इससे भी कम संख्या है, तो अध्यक्ष को पावर होती है कि भाई ऐसा निर्णय न लिया जाए, उसको स्थगित करवा दिया जाए। लेकिन ऐसा कोई संविधान में कोई बाउंडेशन नहीं है, तो संविधान में तो फार्मूला लिखा है, फार्मूले पे जो आएगा वो होगा। लेकिन सामान्यतः ये व्यवस्था देखी गई है कि सत्र ही नहीं बुलाते, सत्र को ही रोक देते हैं, यानी बैठक को ही रोक देते हैं। अच्छा, सत्र के बारे में जानना हो तो हमने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, उसके बारे में आई बटन में लिंक होगा, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर क्या है, इस बात का ध्यान रखना है कि 54 से कम भी अगर हो जाए तो बैठक को ही नहीं बुलाया जाता, इसलिए कोई काम नहीं होगा। अदरवाइज बैठक अगर मान लीजिए बुला लेते हैं तो जितने लोग हैं उनने का आधे से एक अधिक, और उसी में निर्णय हो जाता है। यानी कानून बनने का ऐसा भी निर्णय हो सकता है कि 54 लोग हाँ बोल रहे हो तो 54/2+1 कितना हुआ भाई, ये 2×2 4 और ये 14, 2×7 = 14, और ये 27 + 1 28, 28 लोग, 28 लोग हाँ बोले, हो गया, कानून बन गया। देश के लिए कानून बना है, 28 लोगों ने हाँ बोला, बस बन गया। जबकि हैं कितने, 543 लोग। तो ऐसे भी कानून बन सकता है, ये ध्यान रखना है। तो अगर नाराज होकर आप नहीं आए हैं, किन्हीं कारण से आप नहीं आए हैं, तो आपका पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, बस इतना ही हुआ। बाकी कानून के लिए आपका इंतजार नहीं किया जाएगा कि आप जब आएंगे तब कानून बनेंगे, कोई वीआईपी नहीं है ना। आना है, कानून बनाने में पार्टिसिपेट करना। ठीक यही हालत राज्यसभा की भी होती है। मैंने अभी लोकसभा का उदाहरण देखा, क्या आपको बताया, राज्यसभा का भी ठीक यही होता है कि राज्यसभा में 245 है, तो अगर मान लीजिए कि 240 उपस्थित हैं, उनमें से 230 लोग कहते हैं कि हम भाग लेंगे, 230/2+1, सिंपल है ना। और अगर दो, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है सब लोग आ जाए, 245 का 245, 200 पे, और सब कहें कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, तो क्या होगा, 245/2+1। ऐसे ही यहां पर भी हो जाएगा, 543 पूरा का पूरा आ जाए और सब लोग कहें जी हम तो भाग लेंगे, तो 543/2+1। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो जितने लोग उपस्थित उतने लोगों से ही काम चला लिया जाता है, इसमें कहीं किसी का इंतजार नहीं किया जाता, और मैक्सिमम काम इसी तरीके से निपटाए जाते हैं, इसीलिए आराम से काम होते रहते हैं। ठीक है। नहीं तो अड़ंगेबाजी बहुत हो जाए तो पता चला काम ही ना हो पाए। तो ये तो हो गया सामान्य या साधारण बहुमत। अगले बहुमत की बात करते हैं हम लोग, है ना। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अगले बहुमत की बात करते हैं, जिसको कहते हैं पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत या प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत। अब यहां देखिए कि हम लोग लोकसभा का उदाहरण ले रहे थे, तो लोकसभा का ही लेंगे। लोकसभा में 543 लोग हैं, लोकसभा का ही लेंगे। पहले तो इसका फार्मूला देख लेते हैं।
कुल या प्रभावी बहुमत या पूर्ण बहुमत इक्वल टू क्या होगा, कुल या प्रभावी सदस्य संख्या बटे 2+1। कुल या प्रभावी सदस्य संख्या बटे 2+1। ठीक है, ये हुआ। अब कुल या प्रभावी सदस्य संख्या बटे 2+1, इसका क्या मतलब है? इस उदाहरण के माध्यम से लोकसभा के 543 के संख्या के माध्यम से बताना है। तो कुल संख्या, कुल सदस्य संख्या मतलब 543। ठीक है, कुल सदस्य संख्या मतलब 543। हमको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कोई आया है कि नहीं आया है। हमको अगर पूर्ण बहुमत कहीं पर चाहिए तो हम तो पूरी पूरी संख्या रखेंगे। अच्छा, इसमें केवल उन लोगों की संख्या घटाई जा सकती है जो, यदि उनकी मृत्यु हो गई हो, मृत्यु के कारण सीट खाली हो गई हो, चुनाव न हो पाया हो, किन्हीं लोगों ने त्याग पत्र दे दिया हो। मान लीजिए 3 लोगों ने त्याग पत्र दे दिया तो 540 होगी, उसे कहते हैं प्रभावी संख्या। तो कुल संख्या वही है जो प्रभावी संख्या है। अगर इन कारणों से कोई सीट खाली हो जाती है, रिक्त हो जाती है, तो रिक्त सीट को हटा देंगे, रिक्त सीट को हटाएंगे। ठीक है, जितने में चुनाव हो गया है, सीट रिक्त नहीं है, मेंबर अब हैं, आते नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं। आए नहीं आए उससे नहीं, मतलब अगर उनकी सीट वैकेंट है तब उनको हटाया जाता है। अगर सीट में वो हैं, यानी कोई आदमी चुना गया है, तो उसे यहां पर काउंट किया जाएगा। तो हम मान के चलते हैं ना किसी की मृत्यु हुई है, ना किसी ने मतलब चुनाव नहीं हुआ हो, ऐसा भी नहीं है, और त्यागपत्र भी किसी ने नहीं दिया। 543 का 543 आदमी है। तो अगर 543 आदमी है तो क्या होगा, बटे 2+1। 543 बटे 2+1, कैलकुलेट करके देख लीजिए, है ना। 272 निकले, 273 निकले, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए जो आ जाए आपके। तो यहां पर समझिए ये है प्रभावी संख्या। यानी इस बात से लेना ही देना नहीं है, जब भी कहीं पर संविधान में लिखा हो पूर्ण बहुमत की आवश्यकता है, वहां का मतलब है इतने लोग हां में कहेंगे तभी वो काम हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो। मैंने कहा 99% काम तो उसी तरीके से होते हैं जो पहला वाला था। इसमें कुछ विशेष काम होते हैं, जैसे लोकसभा अध्यक्ष को यदि हटाया जाना हो, यदि राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति को हटाया जाना है, तब तो ऐसे, तो एग्जाम्पल में एक मान लीजिए लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाना, यदि ये है और वहां पर लिखा है पूर्ण बहुमत, तो यहां पर पूर्ण बहुमत का उपयोग होगा। पूर्ण बहुमत समझ गए, है ना, कि पूर्ण बहुमत मतलब आपके आने जाने का फर्क नहीं पड़ेगा, आपका मन नहीं है कि पार्टिसिपेशन करें, इस बात का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल संख्या बटे 2+1 काउंट होगा। यदि इतने लोग हाँ में जवाब देते हैं तो हो जाएगा, यानी इतने लोग कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष को हटाओ तो हटा दिया जाएगा। इतने लोग या इससे अधिक लोग कहें, इससे कम लोग कहेंगे तो नहीं हटाया जाएगा। ये बहाना नहीं चलेगा कि इतने लोग तो आए नहीं थे, वो लोग तो हाँ में कह सकते थे, ये सब नहीं चलेगा। आइए, आपकी ड्यूटी है, आइए उपस्थित होइए, अपनी बात कहिए। अगर आप नहीं आए तो बात नेगेटिव में चली जाएगी आपकी। तो यहां समझ गए पूर्ण बहुमत या प्रभावी बहुमत क्या होता है। ठीक है, तो ये प्रभावी संख्या का मतलब ये है इन संख्याओं को हटाकर, या कुल संख्या जो कुल संख्या है। ठीक है, तो यही मतलब होता है पूर्ण बहुमत का। कम जगह उपयोग किया जाता है, लेकिन उपयोग तो है ना। तो जहां उपयोग है वो जानना आवश्यक। फिर अगला है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत, इसका फार्मूला क्या है, उपस्थित एवं मत देने वाले का 2/3
जो अधिक होना चाहिए हमेशा पूर्ण बहुमत से, पूर्ण बहुमत। तो दो फार्मूला यहां काम आया। उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 होना चाहिए और जो संख्या निकल के आए वो पूर्ण बहुमत से अधिक होनी चाहिए। ये फार्मूला है, ठीक है। अब इस फार्मूले पर हम संख्या, जैसे बाकी संख्या पुट करके देखते हैं, यहां भी संख्या पुट करके देखेंगे। लोकसभा, 543 लोग। अच्छा, हम लोगों ने देखो उपस्थित और मत देने वाले तो हम लोग समझ चुके हैं, यहां पर हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। देखिए ये क्या है, उपस्थित और मत देने वाले। इस उदाहरण में हमने लिया था कि 500 लोग उपस्थित और मत देते हैं। इस उदाहरण में हमने दूसरे उदाहरण में लिया 400 लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। इन्हीं उदाहरणों को अगर यहां रखें, उपस्थित और मत, भले 543 हैं, उपस्थित और मत देने वाले कितने हैं? यदि 500 हो तो क्या होगा, यदि 400 हो तो क्या होगा। दो उदाहरण पहले वाले में लिए थे, यही दो उदाहरण इसमें ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, इसका 2/3 निकालिए, इसका 2/3 निकालिए। क्या निकलता है 2/3? तो यहां पर निकलता है ये, और यहां पर निकलता है ये। अब पूर्ण बहुमत की संख्या क्या है? पूर्ण बहुमत की संख्या देखिए, यहां पर पूर्ण बहुमत की संख्या आपको दिखाई गई है 272, ठीक है। तो चलिए यहां पर पुट करते हैं 272। देखिए यहां पर क्या है, 272। क्या ये संख्या 272 से बड़ी है? तो जी नहीं बड़ी है। क्या ये 333 272 से अधिक है? तो हाँ जी, 333 272 से बड़ा है। तो ये तो हुआ विशेष बहुमत, पर ये नहीं हुआ विशेष बहुमत, समझे। क्योंकि पहली शर्त तो ठीक है कि इसका 2/3 होना चाहिए, लेकिन वो जो भी संख्या है वो पूर्ण बहुमत से अधिक वाली संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब देखिए क्या है, सबसे कम संख्या से काम चल जाता है यदि साधारण बहुमत की आवश्यकता हो। उससे भी ज्यादा संख्या चाहिए पूर्ण बहुमत में, और उससे भी ज्यादा संख्या चाहिए विशेष बहुमत में। पूर्ण बहुमत से ज्यादा संख्या चाहिए ना, ये एकदम स्पष्ट है, ठीक है। तो समझ में आ गया, साधारण बहुमत में सबसे कम संख्या लोग जो भी उपस्थित और मत देने वाले हैं उनका आधे से एक अधिक में काम चल जाता है, यानी सबसे कम न्यूनतम संख्या में काम चल जाता है। लेकिन पूर्ण बहुमत में जितने लोग हैं उनका आधे से एक अधिक से ही काम चलता है, और विशेष बहुमत में उससे भी बड़ी संख्या हमारे लिए उपस्थित होनी चाहिए। हालांकि रिलैक्सेशन थोड़ी सी यहां भी दिया गया। अब आप पूछेंगे कि भाई साहब ये जो है ये कहां उपयोग होता है? तो जब हम संविधान संशोधन करते हैं, संविधान संशोधन करते हैं, तब इसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है ये, उदाहरण है ये, केवल यही वह जगह नहीं प्रयोग करते, और जगह भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ये उदाहरण है कि संविधान संशोधन करते वक्त हमेशा इसका प्रयोग करते हैं। अब क्या हुआ, आगे हम एक कोई टॉपिक लेंगे, कभी संविधान संशोधन का टॉपिक लेंगे तो आपको समझाएंगे। तो पता चला हमने संविधान संशोधन का टॉपिक लिया और आपको यही नहीं क्लियर है, तो संविधान संशोधन समझना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, तो ये निर्णय कैसे लेते हैं? तो संविधान संशोधन के द्वारा, ये मतलब सॉरी, संविधान संशोधन करना है तो ये विशेष बहुमत के द्वारा निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। तो संविधान संशोधन यदि करना है तो विशेष बहुमत के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। बाकी हम संविधान संशोधन में आएंगे तो उसमें फिर आपको और डिटेल बताएंगे कि किस तरह से क्या होता है। ये केवल एक उदाहरण मात्र है। तो मैंने कहा कि 99% तो काम, यानी सारे कानून बनाने का, सारे कुछ काम करने का तो साधारण बहुमत से ही हो जाता है। कुछ जगहों पर लिखा हुआ है, जहां विशेष बहुमत का प्रयोग है वहां लिखा हुआ है यहां विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाएगा, जहां पूर्ण बहुमत का प्रयोग है वहां लिखा है पूर्ण बहुमत का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए कहीं पर लिखा ही ना हो, लिखा हो कि संसद अनुमोदन करेगी, क्या लिखा हो, मान लीजिए लिखा हो संसदीय अनुमोदन,
संसद निर्णय करेगी, संसद पास करेगी और कोई बहुमत वहां पर स्पष्ट तौर पर ना लिखा हो और इस तरह की शब्दावली लिखी हो, आप समझिए यही बहुमत है। जहां पर नहीं बताया गया है और इस तरह की शब्दावली का प्रयोग है, समझिए साधारण बहुमत ही है। जहां भी जरूरी होगा संविधान में सब जगह मेंशन किया गया स्पेशली यहां पूर्ण बहुमत की आवश्यकता है या यहां विशेष बहुमत की आवश्यकता है। अब बात होती है, बहुत सारे लोगों का दिमाग चल रहा होगा तो और प्रकार के होते हैं बहुमत, हाँ होते हैं, पर हमको चर्चा भी नहीं करनी और चिंता मत कीजिए, जहां डिस्कशन का समय आएगा हम डिस्कशन करेंगे, आपको बताएंगे कि इतने से ही आपका काम चल जाता है। इसलिए जो लोग इतना ही पढ़ेंगे उनके लिए बहुत बढ़िया सफिशिएंट हो जाएगा। कभी भी पॉलिटी पढ़ते वक्त या विधायिका पढ़ते वक्त आपको ये कठिनाई नहीं होगी। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आपको ये कठिनाई नहीं होने वाली कि संसद निर्णय कैसे करती है या विधानमंडल निर्णय कैसे कर। विधानमंडल विधानसभा विधान परिषदों पर भी यही लागू होता है, सेम फार्मूला सेम तरीके से। ठीक है, तो राज्य में विधायिका हो या केंद्र में विधायिका हो, कैसे निर्णय करती है, उसके निर्णय का प्रोसीजर क्या है, मैंने आपको यहां पर उस प्रोसीजर के बारे में बताया। ठीक है, तो कानून बनाना हो, जैसे अभी क्या हुआ, वक्फ बोर्ड में संशोधन का कानून आया, तो किस बहुमत से बना होगा, साधारण बहुमत से। जो भी संशोधन होता है साधारण बहुमत से होता है। ठीक है, लेकिन यदि संविधान संशोधन की कोई बात कहीं आई होगी, है ना, जैसे कई आपको वीडियोज में मैंने बताया यहाँ संविधान संशोधन हुआ, तो वो सामान्यतः इस क्या होता है, ये विशेष बहुमत जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जो विशेष बहुमत दिया गया है इस तरीके से होता है। और उसमें कौन से तरीके और लागू होंगे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे जब संविधान संशोधन के चैप्टर में पहुंचेंगे तब, है ना। तो अभी के लिए आप समझिए कि बहुमत क्या होता है और बहुमत से निर्णय किस तरह से लिए जाते हैं, बहुमतों में कंफ्यूजन नहीं हो आपको, इसलिए मैंने 3 प्रकार के बहुमत बताए और मैं आपको एकदम एश्योर करता हूं कि अगर ये 3 प्रकार के बहुमत आपको होपफुली समझ आ गए होंगे और अगर आपको ये समझ आ गया है, गारंटी आपको इस पॉलिटी में कोई दूसरा बहुमत समझने में न दिक्कत आएगी और ना ही किसी प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटी में आप फंसेंगे। आप आराम से सारा डिसीजन समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपके अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है, बाकी कैसा आपको लगा भाई आप देखेंगे, बताएंगे, समझेंगे और अगर कुछ रह गया हो तो समझाएंगे कि क्या चीज आपको आवश्यक है, तो फिर उसके साथ हम लोग मिल बैठेंगे, है ना। तो फिर वीडियो बनाएंगे, वीडियो के माध्यम से या जिस भी माध्यम से बन पड़ेगा आपको उस बात की सलाह दी जाएगी। तो यही समझिए कि अगर आप मुझसे जुड़ते हैं, सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को और अगर मैं इसको लाइक करते हैं तो निश्चित तौर पर इस तरह की और वीडियो लाता रहूँगा और बताता रहूँगा आपको कि हमारे यहाँ के इस तरह से विधायिकाएँ या कार्यपालिका वो क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, क्या व्यवस्था है, मतलब गवर्नमेंट के बारे में सारा कुछ जहाँ भी आपको समझना होगा, जो भी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में बातें चलेंगी वो सब बातें लेकर मैं विजयपाल सिंह परिहार आपके सामने आता रहूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।